Hello everyone. Welcome to NCERT Economy Class 3. Okay, we have already covered the economy section of NCERT of class 9. We have already covered class 9 NCERT, and now we have already started class 10 NCERT, in which we have covered chapter 1 and chapter 2, and now we have to talk about chapter 3. What does the chapter 3 talks about? Chapter 3 talks about money and credit. Okay, what is money and credit? How different banks work? What is the role of RBI? What is the role of RBI? We have to see all those things. Role of RBI we will be seeing. Then we will be seeing how money first started. First, money started with barter system. Okay, there was barter system first happening, and with the help of barter system, again we have seen that money came into being, and there were different forms of money. Previously it was minted, it was coin form, and now we have coins and rupees also, and how Indian rupees has also changed. We also talk about credit system, we also talk about different credit system, self help groups. So this topic of money and credit is going to tell you about the banking system also, and how the money which first started, how that started. It is going to talk about that as well. Okay, so let's get started. Introduction to money and credit. First, we will be seeing money and credit are the foundation of every economy, right? Money works as a medium of exchange, replacing the old barter system and enabling smooth trade. Okay, with the help of money, and the old barter system, previously the barter system was used, and that barter system is now removed, and we are using money for smooth transaction. ओके, किस तरह का ट्रांजैक्शन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर? आपकी जो भी पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, जो भी पैसों से आप अपनी खरीदारी करते हो, वो सारा कुछ किस तरह से आ रहा है पूरे सिस्टम में। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? देखिए, आपको कुछ सामान चाहिए किसी से, किसी और को आपसे कुछ सामान चाहिए, तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि आप दोनों एक दूसरे को, आप जब आप किसी से कुछ ले लोगे तो आप ये मीडियम जो एक्सचेंज है, जो रुपीस है, जो कॉइन्स है, ये सारा कुछ आप दोगे और फिर आप वो मटेरियल खरीद सकते हो। ओके, credit allows individual and businessmen to use resources now and repay later, making it possible to invest in opportunities even without immediate cash. देखिए, बहुत बार हमने देखा है क्या होता है, लोगों के हाथों में पैसा नहीं होता। जिस समय में जरूरत होती है तभी पैसा नहीं होता, बट उनके पास एक बड़ा सा बिजनेस आइडिया होता है, या वो बड़ा सा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। उस सिचुएशन में आपकी आती है क्रेडिट। जो क्रेडिट हम लेते हैं लोगों से, बैंक से, सो ये जो क्रेडिट है, ये उस समय में काम आता है जब हमारे पास एक्चुअली जितने अमाउंट ऑफ मनी हमें चाहिए, वो अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास अभी नहीं है। ओके, जो अमाउंट ऑफ मनी हमें चाहिए वो हमारे पास अभी है नहीं। तो जब है नहीं तो हम कहाँ से लेंगे? हम क्रेडिट लेंगे। हम किसी से भी क्रेडिट ले सकते हैं, हम बैंक से भी क्रेडिट ले सकते हैं, हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से भी क्रेडिट ले सकते हैं। ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम एक। अ फार्मर कैन बाय सीड्स ऑन क्रेडिट बिफोर हार्वेस्ट, और अ शॉपकीपर कैन रीस्टॉक गुड्स यूजिंग अ बैंक लोन। सो इस तरह के जो क्रेडिट्स और लोन्स हैं, लोग क्यों लेते हैं? देखिए, उनकी कमाई होती जाती है, उनका खर्च होते जाता है, लेकिन अगर उनको न्यू स्टॉक खरीदना है, उनको न्यू फर्टिलाइजर्स खरीदना है, मान लीजिए फार्मर्स ने बीज लगाए, अब वो बीज बड़े हो गए, प्लांट बन गए, ओके, दे हैव टर्न्ड इनटू प्लांट। अब प्लांट से होके वो ग्रो हो गए हैं, फ्लावर्स आ गए हैं, अब वो फ्रूट दे रहे हैं। अब उनको क्या करना है? फ्लावर्स के टाइम में उनको इंसेक्ट से, पेस्टिसाइड से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, तो वो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें डालना शुरू करते हैं, सो दैट इट कैन सेव इट्स क्रॉप। सो ये जो है वो अभी तक तो उनका हार्वेस्ट हुआ नहीं है, तो पैसे कैसे आएंगे? मार्केट से तो पैसे अभी उनके हाथ में आए नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? मार्केट से अभी पैसे आए नहीं है। जब मार्केट से पैसे आए नहीं है तो वो खर्च कैसे करेंगे? हाउ ही विल स्पेंड इट? So in that case, my dear friends, he will take credit and loan, okay? और उस लोन से ये फर्टिलाइजर खरीदेंगे, और फर्टिलाइजर खरीदने के बाद ये अपना काम करेंगे,
ओके उसी तरह से एक शॉपकीपर है जो रीस्टॉक करेगा। मान लीजिए उसकी किराने की दुकान है, गेहूं, चावल, बिस्किट हो गए, आपके ऑयल प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारा कुछ वो रखते हैं अपने दुकान में। सो जब वो अपने दुकान में रखते हैं और दुकान को रीस्टॉक कर रहे हैं तो वो कहीं से क्रेडिट लेंगे या बैंक लोन लेंगे और पहले अपने दुकान को जमाएंगे। जब अपनी दुकान को वो जमा लेंगे तब तो वो उसको बेचेंगे और उससे पैसे मिलेंगे उन्हें। तो जो इनिशियल स्टार्ट होता है ना कोई भी बिजनेस का, इसको करने के लिए भी यहाँ पर जरूरत है क्रेडिट की। क्रेडिट डिराइव्स इकोनॉमी बट एक्सेसिव बोरिंग कैन लीड टू डेट ट्रैप। ठीक है, डेट ट्रैप क्या होता है? ये जो वर्ड है डेट ट्रैप, ये इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डेट ट्रैप। देखिए क्या होता है ना कि आप क्रेडिट ले लेते हो बट आपका बिजनेस नहीं चलता है। ठीक है, आप रिस्क उठा लेते हो, पैसे उठा लेते हो रिस्क पे, लेकिन अगर आपका बिजनेस कल को नहीं चलता है, आपने एक किराने की दुकान खोली, आपका वो दुकान चला नहीं क्योंकि आप बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो उस रीजन के कारण आपका दुकान नहीं चला और आपको हो गया घाटा। फिर आपने फिर से लोन ली और आपने फिर से अपने स्टॉक पाइलिंग की और नए नए चीजों से किया, लेकिन जो पहले लोन लिया था आप उसको चुका नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी आमदनी नहीं हो रही है। ओके, आपकी आमदनी नहीं हो रही है और खर्चा ज्यादा हो रहा है। ये बोला जाता है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। उसी तरह के कुछ सिनारियो आपके साथ हो रहे हैं। यहाँ क्या होता है ना, इंसान डेट ट्रैप में फंस जाता है। इंसान फंस जाता है एक डेट ट्रैप में, उधारी के ट्रैप में फंस जाता है वो इंसान, और उसको पता भी नहीं चलता कब वो इसमें फंस गया। इसीलिए जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जो लोन हम पहले लेते हैं, ओके, उस लोन को हमें पहले चुका देना चाहिए, तभी हमें जाके आगे जो भी क्रेडिट है, लोन है, वो लेना चाहिए, ताकि हम एक डेट ट्रैप में ना फंस सके। सही बात समझ में आ गई है आपको? आगे बढ़ते हैं। दिस चैप्टर कवर्स हाउ मनी रिप्लेस्ड बार्टर सिस्टम। सो पहले जो बार्टर सिस्टम चलता था उसको मनी ने कैसे रिप्लेस किया, ये बारे में बात करेंगे। सोर्सेस, कोलैटरल्स क्या होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेड क्या होता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स बार्टर सिस्टम। ठीक है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, आपके यूपीएससी में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है ना, जो एनसीईआरटीज हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पिकअप करती हैं और आपके क्वेश्चंस बनाती हैं। सो दे पिक अप योर टॉपिक्स, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, हेडलाइंस, एंड देन दे विल आस्क यू इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये आपको पूछेगी वो। ओके, सो इस तरह से अगर हम देखें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में हमें पता चला कि बार्टर सिस्टम जो है, मान लीजिए किसी को मीट चाहिए, किसी को फिश चाहिए, तो वो एक दूसरे को एक्सचेंज ऑफर में पहले दे देते थे। ठीक है, क्योंकि पहले कोई पैसा नहीं हुआ करता था। समझिए आप इस बात को, पहले कोई पैसा नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे ना कि बार्टर सिस्टम के थ्रू कोई चावल दे रहा है, कोई मछली दे रहा है, जिसके पास जो भी है वो एक्सचेंज में वो लेते थे। बट क्या आपको लगता है कि सही दाम उसका लग पाता है? कोई चावल दे रहा है और कोई आपको फिश दे रहा है, क्या अभी जो 1 kg ऑफ राइस है, ठीक है, चलिए हम आपको बहुत इजी तरीके से समझाते हैं। 1 kg ऑफ राइस, डज इट इक्वल्स टू 1 kg ऑफ फिश? हाँ, क्या 1 kg ऑफ राइस की जो कीमत है वो 1 kg ऑफ फिश के साथ मैच करती है? ठीक है, अगर आप एकदम प्रीमियम क्वालिटी के राइस की बात करो तो करती है, लेकिन अगर आप एवरेज देखो जो राइस की क्वालिटी है, जो रहता है, मैक्सिमम आप 60 to 70 to 80 रुपीज केजी ले लो, लेकिन क्या फिश आपको 80 रुपीज केजी मिलने वाला है? नहीं। तो इस तरह से जो क्वालिटी है, जो एक्चुअली उसकी वैल्यू है ना, वो वैल्यू यहाँ पर बार्टर सिस्टम में नहीं हो पाती थी। ओके, so its main drawback was the double coincidence of want. Both parties had to want exactly what the other offered. So double coincidence of want क्या कहता है ना कि दोनों पार्टी को, मुझे चावल आपको देना है, आपको चावल चाहिए होना चाहिए, और आपके पास मछली है तो मुझे मछली चाहिए होनी चाहिए, तभी वो डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट कंप्लीट हो पाएगा और ये जो बार्टर सिस्टम है ये हो पाएगा। अगर मुझे वो सामान चाहिए ही नहीं, मान लीजिए मुझे आपसे मछली नहीं चाहिए, मुझे आपसे चाहिए वेजिटेबल्स, बट आपके पास क्या है, आपके पास है मछली, तो मछली आप मुझे देना चाहते हो और आपको राइस चाहिए, बट मैंने आपको बोला नहीं भैया मुझे मछली नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वेजिटेबल्स।
तो क्या आपके और मेरे बीच में बार्टर सिस्टम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सिंपल। सो ये डबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वांट क्या है ना, बिफोर मनी वाज डेवलप इस तरह के डबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वांट चलते थे, जहां पर जो आपको चाहिए वो सामने वाले को आप एक्सचेंज करके दे दो, और सामने वाले को वो चाहिए जो आपके पास है। सो डबल कॉन्स्टिट्यूएंट, इनको वो चाहिए जो आपके पास है, आपको वो चाहिए जो इनके पास है। अंडरस्टूड? यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी लेके आपको एक्सप्लेन किया है ना। For example, a potter with surplus pots wanting rice had to find a rice farmer who also needed pots. This limited trade made transactions slow and complicated large scale exchanges. So transaction है उसको काफ़ी slow कर देते हैं, और जो large scale transaction है उसको काफ़ी slow कर देते हैं, और double coincidence of जो want है कि दोनों लोगों को चाहिए होगा, वो भी बहुत बार पाना मुश्किल हो जाता था। Okay? Money solved these problems by acting as a universally accepted medium, allowing a potter to sell pots for money and buy rice from any seller. So अब जब मनी आ गई हमारे हाथ में, ठीक है, मान लीजिए ये है मनी, ये जब मनी आ गई हमारे हाथ में तो हम ये देंगे फिश सेलर को, और फिश सेलर को ये देंगे और वो हमें देगा फिश। उसी तरह जिनको चावल चाहिए वो ये पैसा देंगे चावल वाले को और उनसे लेंगे चावल। ओके। Today, with cash, cards, digital payment, exchanges are fast, efficient, and possible even across distance. अगर आपको यहां से पैसे ट्रांसफर करने हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो क्या आज के टाइम में आप कर पाओगे? क्या लगता है आपको? डेफिनेटली यस, आप कर सकते हो। अगर आपको इंडिया से या फॉरेन कंट्री से आपको इंडिया में पैसे ट्रांसफर करना है, आप वो भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है। अब जो हमारा डिजिटल इंडिया इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसमें कर सकते हैं। बट पहले क्या चलता था, किसी को ब्रेड चाहिए, किसी को अंडे चाहिए, तो इस तरह से वो एक्सचेंज ऑफर में ले लेते थे। ये है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। इनको वो चाहिए जो ये दे रहे हैं, इनको वो चाहिए जो इनके पास है। ओके, सो ये है डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, जो कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, मीडियम एज अ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जब एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना तो सुविधाएं हमारी बढ़ गई। ओके, मनी is accepted intermediary that eliminates the need for barter's double coincidence of want. So double coincidence of want है वो चला गया आपके भैया साइड में आ गया आपका डबल coincidence of want। ओके दोस्तों, फिर it allows a farmer to sell produce to one person and buy seeds from another without needing a direct goods for goods exchange। ठीक है, हम आपको चावल देंगे, आप मुझे ये दो पॉट्स दो, वो वाला सिस्टम नहीं चल रहा है। ओके, एंड टुडे मनी का जो सिस्टम है आप देखोगे हमारे पास कैश है, चेक्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, डिजिटल पेमेंट है। ये सारे जो कार्ड्स हैं हमारे, आप एटीएम में जाते हो, ये कार्ड्स यूज करते हो और आपको पैसे मिल जाते हैं। फिर वो आप पैसे लेते हो और आपको जो भी खरीदना है आप वो खरीद लेते हो, है ना। इसी तरह से अभी चल रहा है। Every rural markets are adopting mobile wallet and bank transfers. The universal acceptance of money supports specialization, as individuals can focus on producing what they do best and exchanges for what they need. So अब जब पैसा आ गया है तब जो उनको एक्चुअली में चाहिए वो जाके खरीद सकते हैं, कुछ भी डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट की जरूरत नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। A carpenter can sell furniture for money, then purchase grocery from another vendor. Without money, trade would be slow, restricted and inefficient. एक कारपेंटर है, ठीक है, कारपेंटर तो आपको पता है जो लकड़ी का काम करते हैं। वो लकड़ी का काम करते करते उन्होंने अपना एक सोफा सेट बनाया, ठीक है, उन्होंने अपना एक सोफा सेट बनाया, उसको जाके वो मार्केट में बेच आए। जब वो मार्केट में बेच आए उनको क्या मिल गया? उनको मिल गए पैसे। जब उनको मिल गए पैसे, अब वो उन पैसे से जाके ग्रोसरी खरीद सकते हैं, अपने घर के लिए अनाज खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो मनी की फैसिलिटी है कितने आराम से हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर बार्टर सिस्टम चलता तो पूरा प्रोसेस कितना स्लो हो जाता। इनको जाके ढूंढना पड़ता कि किनको चाहिए इनकी सोफा सेट, ठीक है। जब इनको चाहिए होगी सोफा सेट, फिर इनको देखना होगा इनको क्या चाहिए, इनको ग्रोसरी चाहिए। तो देखेंगे कि जो ग्रोसरी सामान बेच रहे हैं उनको कितना सोफा सेट के बदले कितनी ग्रोसरी ले सकते हैं। तो ये काफी कंफ्यूजिंग सिस्टम था।
तो जो हमारा इंडियन रुपीज है, आप देखो जो हमारी करेंसी है, ये तो वैसे पहले की करेंसी है जो अब यूज नहीं होती 100 रुपीज के लिए, बट जो हमारी रिस्पेक्टेड करेंसी है उसकी बहुत वैल्यू है। ठीक है, ये जब आप करेंसी किसी को देते हो तो उतने अमाउंट की वैल्यू की जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाती है। ओके, करेंसी फॉर्म्स एन अथॉरिटी। Modern money exists as currency, notes, and coins, which are legal tender issued only by the Reserve Bank of India and the Government of India. Okay? तो दो लोग इसे इशू करते हैं और ये एक लीगल टेंडर है। क्या है ये? दिस इज अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या होता है? व्हाट इज लीगल टेंडर स्टूडेंट्स? फ्रेंड्स, व्हाट इज लीगल टेंडर? लीगल टेंडर मतलब जब आप ये जो नोट आपके हाथ में है ये आप किसी को देते हो, तो वो आपको, ये जो आरबीआई है वो आपको भरोसा देती है, गवर्नमेंट आपको भरोसा देती है कि इतने वैल्यू का सामान आपको मिलना चाहिए। क्योंकि वो जो पेपर है 100 रुपीज की जो नोट है उसमें लिखा हुआ है कि आपको इतने का सामान मिलना चाहिए, वो लीगली आपके पास वो हक है। ओके, और ये जो पावर है कौन दे रहा है आपको? RBI and Government of India. Therefore, the note is called the legal tender currency. Okay, the notes and coins. Every note card carries the RBI governor signature. So RBI governor की signature रहती है। Okay, RBI के जो गवर्नर है उनकी signature रहती है हमारे नोटों पे। ठीक है, the guarantee of authenticity. This official backing ensures nationwide acceptance. ओके, कि ये बोला जाता है कि हाँ भाई, आप ये कहीं भी लेके चले जाओ इंडिया में, ये आपको यूज जरूरी होगा। आप कहीं भी लेके चले जाओ इंडिया में, ये आपको जरूर यूज होगा। ओके, suppose you are withdrawing 500 note from an ATM, provides you with government authorized currency usable anywhere in India. ओके, एनीवेयर इन इंडिया क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो वहां पर आपकी जो लीगल टेंडर है वो यूज नहीं होते, आपको जाना पड़ेगा फॉरेक्स ऑफिस में, आपको जाना पड़ेगा जहां करेंसी एक्सचेंज होती है। आप अपनी मनी को लेके जाओ, वहां पर आपको करेंसी एक्सचेंज करके देंगे। मान लीजिए आप यूएस जा रहे हो तो आपको डॉलर्स देंगे, फिर आप वो डॉलर्स लेके वहां पर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अपनी करेंसी दोगे ना यूएस में, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, सो इसीलिए मैंने बोला विद इन योर कंट्री। काउंटरफिट्स और प्राइवेटली इशूड करेंसी इज इलीगल। अब काउंटरफिट और प्राइवेटली इशूड करेंसी क्या होता है? देखिए, जो आरबीआई और जो गवर्नमेंट इशू कर रही है ना करेंसी, हमें करेंसी एंड कॉइन्स जो हमें गवर्नमेंट और आरबीआई इशू कर रही है, वही सिर्फ लीगल टेंडर है। उसके अलावा कोई भी नकली नोट बनाता है या कोई भी अपना नोट बनाता है, वो लागू नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो है बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है नोट बनाने के लिए, वो है आपकी आरबीआई एंड गवर्नमेंट। ओके, नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत ही ज्यादा अकाउंटेबल बॉडी है फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। द इकोनॉमी जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा इसकी योगदान है, बहुत ज्यादा आरबीआई का योगदान है। ओके, द आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1934। सो ये आपको याद रखना है, आरबीआई 1934 में फॉर्म हुई थी। इज द कंट्रीज central bank and regulator of the monetary system. It issues currency, sets interest rates, regulates banks and maintains fiscal stability. So आप देख रहे हो आरबीआई के कितने सारे काम हैं। एक तो पहले आपको करेंसी इशू करते हैं, फिर इंटरेस्ट रेट्स कितना होना चाहिए बैंक का वो रेगुलेट्स बैंक, मेंटेन्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, ये सब भी वो देखते हैं कि इकोनॉमी कैसे अच्छे से रन होगी। ओके, For instance, if inflation rises, RBI raises the repo rate. जो जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, रेपो रेट ये बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो मार्केट में जो बहुत ज्यादा मनी फैला हुआ है वो वापस आ जाता है आरबीआई के पास। ओके, क्योंकि लोन्स कम मिलने लगते हैं लोगों को भी। देखिए, जब हाइयर रेट्स में रेपो रेट जब आप बढ़ाओगे ना, तो बैंक्स आपको ज्यादा हाइयर रेट में आपको देगा लोन्स। जब आपको हाइयर रेट्स में लोन देगा ना बैंक, तो फिर क्या होने वाला है, आप सोचोगे कि हाइयर रेट में बैंक हमें लोन दे रहा है, तो लोन नहीं लेते क्योंकि ये फायदेमंद नहीं है। तो क्या होगा, मार्केट के अंदर ज्यादा मनी नहीं जा पाएगा। जब मार्केट के अंदर ज्यादा मनी नहीं जा पाएगा तो मार्केट में ज्यादा मनी नहीं रहेगी। ओके, एंड सिस्टम्स लाइक एनईएफटी, आईएमपी, यूपीआई, ये सारे आपके ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सिस्टम है। ओके,
By monitoring bank operation, RBI ensures deposit remains safe. Without such regulations, banks will fail. The RBI rule extends to managing foreign exchanges. जो foreign reserves हैं उसको भी maintain करने की जिम्मेदारी किस पर है? RBI पे. RBI पे ये जिम्मेदारी है ये सारे foreign exchange reserves को maintain करने की. Okay? Ensuring India's economy functions smoothly, both domestic. ताकि जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी है ना, जो हमारी इंडियन की इकोनॉमी है, जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, देखिए हमें डॉलर भी चाहिए और हमारी जो इंडियन रुपीस है उसका ग्रोथ भी चाहिए. ठीक है, आप देखोगे कि हम चाहते हैं कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स, जो हमारे फॉरेन से जो हमारे पास मनी करेंसी आती है उसका जो स्तर है वो बढ़ा हुआ रहे, ताकि हम जब भी कुछ भी फॉरेन मार्केट से खरीदने की कोशिश करें हम उसे खरीद सकें. ओके, जब भी हम कुछ खरीदने की कोशिश करें हम उसे बाय कर सकें. इसीलिए हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो हमेशा हाई रहना चाहिए और गुड कंडीशन में रहना चाहिए. ये भी कौन देखता है? ये भी हमारी जो आरबीआई बॉडी है वो देखती है. Bank deposit safeties and interest. Okay, so people deposit money in bank for safety, convenience and interest earnings. Savings accounts, current accounts and fixed deposits are common options. So banking system के बारे में अब हम बात करते हैं. बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप ही देख लो, आपका जो पर डे का ट्रांजैक्शन है जो अपने मोबाइल फोन से आप करते हो, ठीक है, क्यूआर कोड को स्कैन कर लिया, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये आपके अकाउंट में है. अकाउंट कहाँ बना हुआ है? आपके बैंक में बना हुआ है. मान लीजिए आपका अकाउंट है कोटक महिंद्रा में या आपका अकाउंट है एसबीआई में. तो एसबीआई में आपके नाम का एक अकाउंट बना हुआ है, उसका एक पूरा प्रोसेस है कैसे अकाउंट बनाना है. ठीक है, वो आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो सारी चीजें मांगते हैं और आपका अकाउंट खोल देते हैं. जब वो आपका अकाउंट खोल देते हैं तब आपके अकाउंट में आपको डालने हैं पैसे. आपके अकाउंट में जब आपने पैसे डाले, जब बाहर से भी पैसे आए आपके अकाउंट में, तब आप देखोगे कि कैसे आप उस अकाउंट से फिर अपने पैसे को कहीं भी लेके जा सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो. ठीक है, अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करना चाहो तो मोबाइल बैंकिंग से यूज कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, आप कैश निकाल के उसे यूज कर सकते हो. तो जब आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो आपके पास एक फ्रीडम है कि आप पैसे कभी भी खर्च कर सकते हो. मान लीजिए आपके पास एक बैंक अकाउंट नहीं है और आप सिर्फ कैश से डील करते हो, तो आपको हमेशा क्या करना होगा? चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप हो रही हो, आपको हमेशा अपने साथ क्या कैरी करना होगा? कैश. और हमने देखा है अभी भी काफी विलेज एरियाज में लोग कैश कैरी करते हैं. ओके, विलेज एरिया में लोग क्या कैरी करते हैं? कैश कैरी करते हैं. ओके, so what is demand deposit? Deposits are called demand deposit if they can be withdrawn anytime. डिपॉजिट जब आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, मान लीजिए आप उस डिपॉजिट की डिमांड कभी भी है. एक फिक्स डिपॉजिट होता है. फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है ना दोस्तों, कि आप उसको डिपॉजिट करते हो और एक फिक्स टर्म होता है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने. इसके लिए आप उसको फिक्स कर देते हो और तब तक आप नहीं निकालते हो. वैसे आप उसे भी अभी आजकल प्रोविजन आ गया, उसे भी आप निकाल सकते हो बाय जस्ट 1 or 2 क्लिक इन योर मोबाइल बैंकिंग ऐप. ओके, इतनी ज्यादा फास्ट हो गई हमारी डिजिटल बैंकिंग. ओके, तो आप उसे भी निकाल सकते हो. बट हमने देखा कि जो डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है ना, आपने डिपॉजिट किया और उसको आप कभी भी निकाल सकते हो. दैट इज योर डिमांड डिपॉजिट. ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 है सेविंग अकाउंट एट 4% एनुअल इंटरेस्ट ग्रोथ टू 10,400 आफ्टर एन ईयर. मान लीजिए आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है, आपने डिपॉजिट किया है 4% इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया और 1 साल के बाद आपको क्या कितने मिलेंगे? 10,400. ये कैलकुलेशन आपकी बैंकिंग सिस्टम की. ओके, बैंक्स ऑल्सो ऑफर डिजिटल सर्विसेज. ठीक है, बैंक हमारे डिजिटल सर्विसेज भी, ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स, विड्रॉल्स, ये सारा कुछ आपको बैंक हेल्प करती है. देखिए जब भी आप बैंक में जाते हो, ठीक है, मान लीजिए आपकी अकाउंट है एसबीआई में, जब भी आप बैंक में जाते हो आपके जो सुविधा के लिए वहां पर रहते हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, वो आपसे पूछते हैं, आपसे कुछ डेटा पूछते हैं, आपसे कुछ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ पूछते हैं, फिर आपकी इनकम देखते हैं कि आपकी इनकम स्टेबल है या नहीं. ये सारा कुछ देखने के बाद वो आपका अकाउंट खोल देते हैं. अगर जब आपको लोन्स चाहिए होंगे बैंक से, तभी फिर वो आपके देखेंगे कि आपके कोलैटरल्स में क्या रखना है. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है बैंक एजेंट को, तभी जाके आपको पैसे मिलते हैं, या जो आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं वो आपके लिए एक अकाउंट खोल के देते हैं. ओके,
समझ में आ गई बात आपको? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। Banks keep only a fraction of deposit as cash reserve for withdrawals. Rest is lent to the borrowers. These loans fund businesses, expansion, education. So बैंक क्या करती है ना, मान लीजिए ये है आपकी बैंक, ये कुछ पैसे दे देती है, कुछ पैसे को डिपॉजिट, ओनली फ्रैक्शन ऑफ कैश फॉर विड्रॉज, रेस्ट इज लेंट टू बोरोवर्स। तो कुछ फ्रैक्शन को रख लेती है बोरो करने के लिए, दूसरों को देने के लिए, बाकी सारा कुछ वो लगा देती है दूसरे डोमेन में। ठीक है, दीज लोन्स फंड्स बिजनेसेस एक्सपेंशन, दूसरे लोन में ले लगा देती है। कहाँ? एजुकेशन सेक्टर हो गया, बिजनेस हो गया, स्टार्टअप्स हो गए आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ों में आपके पैसे लग जाते हैं। कुछ ही वो अपने पास रखती है रिजर्व के लिए ताकि वो निकाल सके, लेकिन बाकी के सारे वो कहीं ना कहीं किसी और सेक्टर को लोन पे दे देती है, लोन पे देती है और उन्हें फिर से इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बेकरी ओनर कैन बोरो 50,000 फॉर न्यू ओवन यूजिंग मनी डिपॉजिटेड बाय अदर कस्टमर्स। ठीक है, जो मनी, मान लीजिए मैंने मनी डिपॉजिट किया है बैंक में, ओके, और कोई एक ब्रेड शॉप ओनर है, बेकरी ओवन का ओनर है, वो पैसे को जो मैंने डिपॉजिट किया है ना, मुझे उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है 4% का, वो जाएगा बैंक के पास और बैंक के पास जाके बोलेगा सर मुझे पैसे चाहिए, मुझे लोन चाहिए। तो अब बैंक क्या करेगी, इसे लोन चाहिए तो इसे हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी। जैसे मुझे दिया उसने 4% रेंट पे, ये जो बेकरी शॉप वाला है उसको 10%, 12%, 14% तक पे इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी। तो जो फ्रैक्शन है ना, मुझे उन्होंने दिया, मैंने अपने पैसे जमा किए बैंक में, मुझे दिया 4%, वो पैसे जब वो किसी और को लोन कर रहे हैं, मेरे पैसे जब वो किसी और को लोन कर रहे हैं, वो उनसे लेंगे इंटरेस्ट रेट 14%, तो यहाँ पर उनको 10% का फायदा होता है। तो यही बोला गया। बैंक कैसे फंक्शन करती है? बैंक फंक्शन करती है कि जितने पैसे आपने अभी जमा किए हैं, उसको जितना इंटरेस्ट रेट आपको देना है, उसको माइनस करेंगे जो इंटरेस्ट रेट वो बोरोवर से मांग रहे हैं। ठीक है, उतने जो बीच में जो डिफरेंस आता है वो फायदा होता है बैंक का, और बैंक का काफी फायदा होता है क्योंकि वो जो मार्जिन होता है ना, वो काफी बड़ा मार्जिन वो बहुत बार रखते हैं। सो बैंक का यही काम है। ये आपके डिपॉजिटर्स हो गए, पीपल जाके बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं। ठीक है, बैंक ले लेता है आपके पैसे, ठीक है, ठीक है, ले लिया पैसे, फिर उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, ठीक है, वो फिर आपको जो बोरोवर्स है, वो इधर से दूसरे बोरोवर है, फिर मेक एंड विड्रॉल गेट इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका बैंक है, यहाँ पर आपका डिपॉजिटर है, यहाँ पर बोरोवर है। एक डिपॉजिटर जो पैसा डिपॉजिट करेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद एक जो बोरोवर है उसको लोन मिलेगा, वो इंटरेस्ट देगा, और इसी से फायदा होता है आपके बैंक को। सिंपल, बहुत आसान था, समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। चेक्स एंड डिजिटल पेमेंट्स। अब चेक्स क्या होते हैं और डिजिटल पेमेंट, देखिए बहुत बार हमने देखा मोबाइल बैंकिंग, देखा कि हम करते हैं मोबाइल बैंकिंग, है ना, हम अपने मोबाइल से मोबाइल बैंकिंग करते हैं। तो जो ये यूपीआई सिस्टम होगा, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सारे कुछ आपके ऑनलाइन बैंकिंग में सुविधाएं हैं। ओके, अ चेक इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम एन अकाउंट होल्डर डायरेक्टिंग देयर बैंक टू पे अ स्पेसिफाइड सम टू अनदर पर्सन, a specified sum to another person। एक दूसरे इंसान को कैसे वो स्पेसिफाइड टर्म दिया जाएगा उसके लिए। मान लीजिए आपने एक चेक लिखा, ठीक है, आपने एक चेक लिखा, उस चेक में आपने लिखा 10,000 रुपए मैं सो एंड सो पर्सन को देता हूँ, 10,000 का ये चेक है, मेरा साइन है। तो वो इंसान, मान लीजिए आपने किसी को दिया, वो इंसान ये चेक लेगा, बैंक में जाके ये चेक जमा करेगा और उसे 10,000 रुपए मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आ गई बात कि कैसे चेक का पूरा फंडामेंटल्स चलता है। ओके, दीज सिस्टम रिड्यूस थेफ्ट रिस्क, इम्प्रूव ट्रांजैक्शंस एंड ट्रैकिंग। अगर आप चेक से काम करोगे ना, तो आपको हमेशा कैश लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके पास कैश होता है तो फिर क्या होता है, लूट मारे की, थ्रेफ्ट की, चोरी की बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, चोरी के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे हम देखते हैं, ये एक टिपिकल चेक है जहां पर पहले आप तो अपना नाम लिखते हो, फिर वो अमाउंट लिखते हो, अमाउंट को आप वर्ड्स में लिखते हो, यहाँ पर वर्ड्स में लिखते हो, यहाँ पर आप नंबर्स में लिखते हो, फिर यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करते हो, ओके, यहाँ पर डेट डालते हो, ठीक है, अकाउंट पे। ये आपका एक टिपिकल चेक है, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए बैंक का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, बैंक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये आईएफएससी कोड है,
ठीक है, ये चेक नंबर हो गया, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर है। ओके, तो आपका यहाँ पर साइन हो जाएगा, सेक्रेटरी का साइन होगा, पैसे मिल जाएंगे। ये अनदर चेक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, वर्ड्स में लिखोगे कितना चाहिए, फिर यहाँ पर आप फिगर्स में लिखोगे, मतलब लेटर्स में लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर डेट डालोगे, आप यहाँ पर सिग्नेचर डालोगे। ये आरबीआई का अकाउंट नंबर, ये ट्रांजैक्शन कोड है, MICR कोड है, चेक नंबर है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। देखिए यूपीएससी क्या कर सकता है ना, कभी भी आपसे पूछ सकता है। देखिए यूपीएससी बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछता है, तो इकोनॉमी में भी ये चेक दिखाने का मेरा मोटिव ये था कि चेक कैसा दिखता है आपको पता रहे। देखिए जब आपको इकोनॉमी में सब कुछ बहुत प्रैक्टिकली पता रहेगा ना, तो आप बहुत अच्छे से सारी चीजें कर पाओगे। ओके, बहुत अच्छे से आप ये डिसाइड कर पाओगे, जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत अच्छे से ये डिसाइड कर पाओगे कि ये चेक्स में है क्या। तो एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना, वो आपको हमेशा होनी चाहिए इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते। ओके, इसीलिए मैंने आपको एक पिक्टोग्राफिक व्यू के लिए ये दिखाया। अब हम बात करेंगे कोलैटरल्स इन लोन्स। कोलैटरल इज एन एसेट प्लेज्ड as security for loan such as land, buildings, gold और fixed deposit। जो भी आपके फिक्स्ड डिपॉजिट हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, गोल्ड हो गए, लैंड हो गए, उसके यूज के लिए कोलैटरल्स यूज करते हैं। कोलैटरल्स क्या होता है, जब आप लोन लेने जाते हो ना, तो आपको कुछ गिरवी रखना होगा। जब भी मान लीजिए आप लोन लेने जाते हो तो आपको कुछ गिरवी रखना होगा। क्या गिरवी रखना होगा, आप अपने जो गोल्ड हो गए हैं, लैंड हो गए हैं, बिल्डिंग्स हो गए हैं, ये सबको आप गिरवी रख सकते हो। Okay, if the borrower fails to repay, the lender can sell the collateral to recover dues. For example, a farmer may use land documents to get a crop loan. If he defaults, the bank can auction the land. ठीक है, मान लीजिए एक इंसान गया लोन लेने के लिए, ठीक है, वो लोन लेने गया 50,000 के। अब बैंक ने बोला कि आप कोलैटरल में क्या रखते हो, मान लीजिए आप लोन नहीं चुका पाए, तो आप क्या, हम आपका सीज करेंगे। तो वो फार्मर बोलता है आप मेरी ये जमीन है, इसके पेपर्स आप रख लो। ठीक है, और मान लीजिए वो फार्मर लोन नहीं चुका पाता, तब बैंक क्या कर सकती है, ये बैंक जाके ये पेपर्स को दिखा के वो जमीन सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकती है। तो कोलैटरल रिड्यूसेस रिस्क ऑफ लेंडर। लेंडर यहाँ पर कौन है, बैंक है। लेंडर कोई और इंसान भी हो सकता है। मान लीजिए हम किसी को लोन दे रहे हैं और हम बोल रहे हैं आप गिरवी क्या रखोगे, तो वो कुछ सोना गिरवी रख रहे हैं मेरे यहाँ। ठीक है, तो कोलैटरल अगर कोई देता है ना, तो लेंडर जो है, जो पैसे दे रहा है, उसकी जो जगह है वो बहुत सेफ और सिक्योर हो जाती है। ओके, सो देखिए कोई घर रखता है, कोई कैटल्स रखते हैं, ये सारा कुछ आप कोलैटरल्स के हिसाब से रख सकते हो। ओके, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। The terms of credit includes interest rate, collateral, paperwork and repayment schedule. जब भी आपको क्रेडिट मिलता है तो बैंक्स आपको बताएगी चलिए 14% पे आपको क्रेडिट मिल रहा है। These vary by borrowers, types and purposes. For example, an urban salaried person may get a personal loan at 8%, while a small trader without asset will get 15% interest and more amount. So banks भी बहुत बार अपनी फायदा देखती है। ठीक है, जब मान लीजिए उनको लोन देना है बिग जाइंट्स को, तो वो लोग क्या करेंगे ना, बिग जाइंट्स को पैसा देने में उनका भी फायदा है, क्योंकि अच्छा खासा एक बार में पैसा जाता है और उसके इंटरेस्ट बैंक को मिलते रहते हैं। ठीक है, अच्छे से इंटरेस्ट बैंक को मिलते रहते हैं, और जब इंटरेस्ट बैंक को मिलते रहते हैं तो इंटरेस्ट से बैंक का घर चलता है और बैंक को फायदा होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो देखा गया है जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनके पास ज्यादा कुछ दिखाने के लिए, उनको बहुत बार बैंक्स क्या करती है, कम दामों में, कम ब्याज में, कम रेट पे उनको दे देती है। लेकिन जिनके पास बहुत सारा कुछ नहीं है कोलैटरल में रखने के लिए, उनसे वो बोलती है आप हमें हायर इंटरेस्ट दो। ठीक है, इस तरह का भी होता है। सो बैंक कैसे फायदा करती है, हमने अभी बात किया। किसी को अपना पैसा डिपॉजिट करना है, उनसे पैसा लेती है, उनको इंटरेस्ट देती है। यहाँ पर किसी को लेना है, कोई बोरोवर है, उनको पैसा देती है और इनसे इंटरेस्ट लेती है, और इनका जो डिफरेंस है ना, उनसे होती है इनकी कमाई। मान लीजिए इनको इंटरेस्ट रेट दिया है 14% और इनको वो दे रहे हैं 4%। इनसे ले रहे हैं 14%, इनको दे रहे हैं 4%। तो 14% आया, 4% गया, तो 14 माइनस 4, 10% का फायदा किसको हुआ, बैंक्स को। ओके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज। अब फॉर्मल सोर्सेज है आपकी गवर्नमेंट, आरबीआई,
ये है बैंकिंग सिस्टम, आपकी फॉर्मल सिस्टम है. इनफॉर्मल लाइक मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स आर क्विक बट ऑफन चार्ज हाई इंटरेस्ट एंड लैक ट्रांसपेरेंसी. बहुत ज्यादा भी चार्ज करते हैं और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं मिलती है आपको इनफॉर्मल सेक्टर में. इनफॉर्मल सेक्टर में कौन आ जाते हैं? जो मनी लेंडर्स होते हैं, ट्रेडर्स, रिलेटिव्स आर दे गिव यू मनी वेरी क्विकली, बहुत जल्दी आपको पैसे दे देंगे, बट वो बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते हैं इंटरेस्ट. बट अगर आप वही फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हो, इंक्लूड्स बैंक, कोऑपरेटिव सेक्टर, आरबीआई, गवर्नमेंट, ये लोग आपको लोअर रेट पे इंटरेस्ट देते हैं और आपके लिए काफी वो सिक्योर रहता है. ठीक है. A shopkeeper may get 10,000 from a money lender instantly, but 36% annual interest leading to death cycle. 10,000 रुपए लेने के लिए गया एक फार्मर मनी लेंडर से. मनी लेंडर ने बोला हाँ हाँ अभी अभी ले लो, अभी ले लो पैसा हमसे, अभी ले लो. बट 36% का इंटरेस्ट रेट लगाया है उसने. 36% का इंटरेस्ट रेट, आप समझ रहे हो कितना ज्यादा है. वही अगर ये बैंक के पास जाता तो हार्डली 10% या 12%, और अगर कुछ गवर्नमेंट स्कीम के अंदर है तो हार्डली 7 या 8% उसको इंटरेस्ट रेट लगता, क्योंकि फार्मर्स को भी हम लोग काफी क्रेडिट में जो है ना उसमें काफी सुविधा दे रही है गवर्नमेंट हमारी, जब वो क्रेडिट लेने जाते हैं. लेकिन वही मनी लेंडर से जब ये फार्मर लेने जा रहा है तो उससे उसको कितना देना पड़ रहा है? 36% इंटरेस्ट रेट, कितना ज्यादा. इसी तरह से वो डेट में फंसते हैं. ओके. सो फॉर्मल रूल्स आर मोर, दे नीड मोर डॉक्यूमेंटेशन बट दे आर सेफर. जो फॉर्मल सेक्टर है हमारा बैंकिंग का, फॉर्मल सेक्टर क्या है? बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, हो गए आपके गवर्नमेंट हो गए, ये सारे काफी डॉक्यूमेंटेशन वर्क मांगते हैं, बट क्या देखा जा रहा है कि वो सेफर ऑप्शन. लोन्स फॉर कोऑपरेटिव, हमने देखा को जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर मेंबर्ड ओन ऑर्गेनाइजेशन pooling resources to provide low interest rates especially in rural areas. So cooperative sectors क्या है? जो अमूल आपका एक डेयरी सेक्टर में बहुत अच्छा कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो लोगों को एकजुटता से एक जगह लेके आ रहे हैं और फिर वो उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको लोन दे रहे हैं ताकि उनका बिजनेस ग्रो हो. Cooperatives, farmers cooperatives may help member buy seeds, fertilizer, equipments with repayment आफ्टर हार्वेस्ट. ओके. जो कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, वो क्या करते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स फार्मर्स को हेल्प करते हैं. कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स डेयरी सेक्टर में हेल्प करते हैं. तो वो देते हैं लोन अपने मेंबर्स को, जो उनके मेंबर्स हैं उनको लोन देते हैं, और लोन देने के बाद जब हार्वेस्ट हो जाता है उससे जब उनको पैसा मिलता है तब वो रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर पैसे. ओके. कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर मेंबर ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन पूलिंग रिसोर्सेज टू प्रोवाइड लोन. सो मान लीजिए 5 लोग हैं. ठीक है. ये जो डायग्राम है आप देख सकते हो, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं. उन लोगों ने क्या किया? एक साथ जोड़े हैं आपके 12 लाख रुपए. ठीक है. एक साथ 12 लाख रुपए. अब किसी को भी कुछ भी स्टार्ट करना है, मान लीजिए इनको एक फैक्ट्री स्टार्ट करना है, तो ये पैसे वो उनको देंगे उधार पे और उनको बोलेंगे जब आपको फायदा हो तो आप हमें लौटा सकते हो, और ये साथ में भी मिलके कुछ खोल सकते हैं. ठीक है. कुछ खोल सकते हैं. जब साथ में मिलके खोलेंगे तो जो भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग है वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे. ओके. सेल्फ हेल्प ग्रुप अनदर एसोसिएशन है जहां पर हम देखेंगे ऑफन वुमेन हु पूल सेविंग्स एंड गिव लोन्स टू ईच अदर. सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें जनरली हमने देखा है वुमेन दे कम टुगेदर एंड दे ज्वाइन मनी, ताकि वो जो है वो मनी किसी के आगे प्रोजेक्ट में यूज किया जा सके. ठीक है. और यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे कुडुमश्री के केरला में, जहां पर वुमेन लेड पॉवर्टी इराडिकेशन मिशन चल रहा है. वो माइक्रो क्रेडिट्स देती हैं वुमेन्स को, वो सेविंग्स करती हैं और अपने बिजनेसेस को फ्लरिश करती हैं. इस तरह से वुमेन. Kudamshri in Kerala is a very good example of this. Okay, you can give the example. Correct? So सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपने देखा कैसे महिलाएं एकजुट होती हैं, वो पैसे जमा करती हैं और अपने बिजनेस को अच्छे से फ्लरिश करती हैं. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल हाउ क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर गुड पर्पस. बैंक्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप. सो बैंक भी बहुत बार ये जो जिस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनकी मदद करते हैं. क्यों मदद करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो वुमेन्स हैं ये काफी मेहनती हैं और वो हमारा पैसा जरूर वापस कर देंगी. फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड एंड SBI वर्क्स विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू फंड डेयरी फार्मिंग हैंडीक्राफ्ट. तो ये जो आपका नाबार्ड हो गया और SBI हो गया, इसने देखा है हमने बहुत बार ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करते हैं, उनको क्रेडिट देते हैं, उनकी बिजनेस को स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, और जब उनका स्टार्टअप अच्छे से डेवलप हो जाता है तब उनको वो
ये लोन क्लियर हो जाता है. ओके, बट इस तरह से बैंक प्रिफर्स लेंडिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीपेमेंट हिस्ट्री एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी. देखिए यहाँ पर ग्रुप अकाउंटेबिलिटी है, कोई एक इंसान अकाउंटेबल नहीं है, कोई एक इंसान ही लायबल नहीं है पैसे देने के लिए. अगर ये इंसान पैसे नहीं देगा तो पूरे ग्रुप से मांगा जाएगा और फिर इस तरह से अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है. अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारे लोग एक साथ जुटते हैं, पैसा पूल करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और जब उनके पैसे घटते हैं तो वो बैंक के साथ लोन लेके अपना बिजनेस और भी ज्यादा फ्लरिश करते हैं. सो इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्रेडिट अगर हम देखें, credit enables people to meet personal business and agriculture needs. It supports investment and education. For example, a small shop can expand during bank loans or a farmer can buy better seeds for higher yields. Okay, ये सारी चीज़ों में help करती है हमारी credit. Okay, students, that's all for now. This is your educator, Raini Simon, economy and current affairs educator. सुबह सुबह हम लेके आते हैं अपना DNA एनालिसिस, जिसमें हम टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं. अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद हम उन टॉपिक से आपको देते हैं मेंस के क्वेश्चन. सो प्लीज डू गो एंड चेक आवर DNA analysis as well, जिसमें I will be coming live at 9 a.m. every day from Monday to Sunday. Okay, students, that's all for now. We will meet again. Thank you.